अस्सलाम वालेकुम। आज 1286 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही मार्केट और 424 मिलियन का आज काम हुआ है केएससी 100 इंडेक्स में। कल 485 था, आज 424 है। डे बाय डे जो वॉल्यूम्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं और जो वैल्यू है 22 बिलियन की रह गई है। एक दिन पहले कल थी 31 बिलियन की, उससे पहले 39 बिलियन और उससे पहले 41 बिलियन। तो तकरीबन हाफ जो है वैल्यू रह गई है जो मार्केट में आज ट्रेड हुई है। अच्छा, सेक्टर्स की बात करें, वही कमर्शियल बैंक्स 990 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स की वजह से मार्केट में आज माइनस हुए हैं। सिर्फ कमर्शियल लगता ऐसा ही है, जैसे कल भी मैंने आपको बोला है कि सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में ही काम हो रहा है और किसी भी सेक्टर में कोई भी बंदा बेट लगाने के लिए तैयार नहीं है। ना वो माल सेल कर रहे हैं, ना वो माल बाय कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें चल रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंपनीज की बात करें तो एंग्रो एच में आज काफ़ी दिनों के बाद 275 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया केएससी 100 इंडेक्स में। सुइनार्थ, पाक टोबैको, एचएमबी और सरल लॉट केमिकल थोड़ा थोड़ा इन्होंने प्लस कंट्रीब्यूट किया है। नेगेटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उन्होंने यूबीएल, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, एचबीएल, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक, बैंक अल्फला, नेशनल बैंक, बैंक्स की एक लाइन लगी हुई है। ठीक हो गया जी। थोड़ा थोड़ा सबने इस कार खैर में हिस्सा लिया आज। अच्छा, ये हो गई जी समरी और उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं हम रिपोर्ट की तरफ। और रिपोर्ट क्या कहती है जी? रिपोर्ट ये कह रही है कि कैटेगरी ए प्लस में आईएलपी रह गया और कैटेगरी ए में एटलस होंडा, एचटीएल, पीएसएक्स, लॉट केमिकल और सुइनार्थ ये रह गए। अच्छा, अब उसके बाद है जी अलर्ट कैंडल आज आईएलपी की बनी है सिर्फ, और ए में जो आज जो नए स्टॉक्स आए हैं ए कैटेगरी में उसमें सुइनार्थ और लॉट केमिकल है और जो ए से ए प्लस में गए हैं उसमें सिर्फ आईएलपी है। अच्छा देखें, मार्केट जो है ना अब वो काबू में आ गई है। ठीक है, अब यहां से जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर हमारी अलर्ट कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी और अब आपने डिसाइड करना है कि उन अलर्ट कैंडल्स को आपने यूज करना है बाइंग के लिए या नहीं करना। आप अब जो मार्केट ऊपर जाएगी यहां से वही लोग बाय कर सकते हैं जिनके पास पैसे खुले पड़े हुए हैं या जिन्होंने स्टॉप लॉस पे माल सेल कर दिया है और खुले बैठे हैं। तो ये एक सिचुएशन, ये आप अपने आप को भी यहां पर आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना, कि अगर आप फुल फ्लैज बैठे हुए हैं इस वक्त, आपने माल लिया हुआ है, तो यहां से मार्केट अगर नीचे जाती है, थोड़ी सी नीचे जाती है, उसके बाद अलर्ट कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। ठीक है, अपना आपने मुहासबा खुद करना है। और देखें, स्टॉक मार्केट में आप जब हिस्ट्री को चेक कर रहे होते हैं ना, तो हिस्ट्री बड़ा अच्छा लगता है कि यार यहाँ से मैं बाय कर लेता और इतना बढ़ जाता और ये हो जाता वो हो जाता। एट द मतलब स्पॉट पे बाय करना ना वो सबसे रिस्की होता है। अब देखें, अगर मंडे को मार्केट बेहतर होती है, मंगल को मार्केट बेहतर होती है, तो हमारी अलर्ट कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी और वहां पर बाय करना एक रिस्क होता है। जब भी मार्केट में आप बाइंग करते हैं रिस्क के साथ करते हैं, रिस्क के बगैर कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। और जो रिस्क लेता है, और रिस्क का मतलब यही है कि आप स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। क्लासिक मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, एक टीकेटी स्ट्रेटजी है। दोनों स्ट्रेटजीज के अंदर अब बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे अगर मार्केट अगले मंडे ट्यूसडे को करती है, परफॉर्म करती। अगर नहीं करती परफॉर्म, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुजर 2-3 दिन अगर माइनस मार्केट में मंदी लग जाती है ना, तो फिर काफ़ी अरसा जो है अलर्ट कैंडल्स नहीं बनेंगी आपकी। ये भी अलर्ट कैंडल्स का फ़ायदा है, ये भी टीकेटी का फ़ायदा है। तो अलर्ट कैंडल्स क्या होती है, टीकेटी क्या होती है, अगर ये मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4 वीडियोज़ हैं। वीकेंड है, तसल्ली से देख लें, जान छूट जाएगी आपकी और सारी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी और आप इंडिपेंडेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अलर्ट कैंडल्स हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो कैटेगरी डी और डी माइनस में देखें, काफ़ी अरसे से स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। अब 60 स्टॉक्स हो गए हैं, 101 में से 60 स्टॉक्स जो हैं वो डी और डी माइनस में चल रहे हैं। काफ़ी अरसा ही हो गया जी। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी मामला हमारा। दूसरा भी हो गया, कैटेगरी भी हो गई। अब इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम वाइज के इलेक्ट्रिक मुसलसल वॉल्यूम में नंबर 1 पे जा रहा है काफ़ी दिनों से।
और मुसलसल जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। अच्छा, अब के इलेक्ट्रिक है, उसके बाद WTL है, इसको मैं के इलेक्ट्रिक को भी हम अभी चार्ट में डिस्कस करेंगे। WTL है सेकंड नंबर पे आ रहा है, के इलेक्ट्रिक और WTL वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं। FCSC तीसरे नंबर पे है, बैंक ऑफ पंजाब चौथे नंबर पे है, टेलीकार्ड पांचवें नंबर पे, FNEL छठे नंबर पे, पेस सातवें नंबर पे, THCCL ठट्ठा सीमेंट आठवें नंबर पे, ट्रीट जो है वो है हमारा पास 9वें नंबर पे, PIBTL 10वें नंबर पे और सरल जो है वो 11वें नंबर पे। सरल का 11वें नंबर पे होना एक मायने रखता है। उसके बाद जो स्पेशल स्टॉक्स हैं CTM और ZAL, जाल और बीको, ये स्पेशल स्टॉक्स हैं जी। और इसके बाद हमारा KMI 30 में कोई स्टॉक्स जो है वो हमारा नहीं बन सका, उसकी आज कोई बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। और पायनियर सीमेंट चल रहा है हमारा, और इसके अलावा पायनियर सीमेंट की बाइंग चल रही है। तो अब देखते हैं कि उसकी बाइंग हमारी कब सेलिंग कब ट्रिगर होती है। तो सेलिंग भी कुछ एक दो दिन अगर और गिरते हैं तो फिर शायद सेलिंग भी ट्रिगर हो जाए। फिलहाल कोई सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। तो एक सिर्फ आइटम में बाइंग चल रही है, और एक आइटम में बाइंग चलने का मतलब यह है कि 10% से ज़्यादा आपने किसी भी इक्विटी नहीं डालनी अपनी किसी भी स्टॉक के अंदर। 10% में से अगर आपको 5% या 6% का नुकसान हो रहा है तो कितना, आधा % भी नहीं आपकी इक्विटी कर गया। तो आपको स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, जिससे आपको सुकून रहता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास, हम चार्ट्स सीधा सीधा हम डिस्कस करते हैं जी। और चार्ट्स के अंदर हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेलीकार्ड। अच्छे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि अच्छा ट्रेंड में चल रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं सिर्फ टेलीकार्ड नीचे आया है, डेली टाइम फ्रेम पे अभी बहुत ऊपर है, बहुत सुपर ट्रेंड में है। आवरली में एक काबू में आ गया टेलीकार्ड, आवरली में ही आपने बाय करना है, ये नोट कर लें। अच्छा, रैंडम आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि रैंडम बाइंग कैसे करनी है। कल एक मुझे किसी कस्टमर कमेंट किया है कि सब्सक्राइबर ने कि जी मैंने रैंडम फलां बाइंग कर ली है, तो देखते हैं क्या होता है। भाई इस तरह नहीं करना। रैंडम बाइंग करनी है आपने, लेकिन RSI उसकी 60 से ऊपर होनी चाहिए, 45 की मूविंग एवरेज, यानी कि TKD की बाइंग ट्रिगर हुई भी 4, 5, 6 दिन हो गए हैं, आपने बाइंग मिस कर दी है किसी वजह से और स्टॉक ऊपर से ऊपर जा रहा है, उसको आप बाय करें, ऊपर जाते हुए स्टॉक को बाय करें। 60 से ऊपर उसकी RSI होनी चाहिए। उस स्टॉक में सिर्फ आपने रैंडम बाइंग करनी है। नीचे जाते हुए स्टॉक में आपने रैंडम बाइंग नहीं करनी, जैसे के इलेक्ट्रिक जा रहा है, ये वो खतरनाक हो जाएगा कि नीचे जाता है वे स्टॉक में रैंडम बाइंग। रैंडम का मतलब बस ठीक है, चलते हुए आपने कोई भी तीर उठा लिया तो वो तीर लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। ये काम नहीं करना भाई। आपने रैंडम बाइंग भी आपने किसी तरीके से करनी है। ये मैं आपको शायद पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि रैंडम बाइंग आपने जो करनी है वो 60 की RSI से ऊपर ही करनी है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर करनी है और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर हो। 3 ये शराइत पूरी हो रही हो किसी भी स्टॉक में, तब आपने रैंडम बाइंग करनी है। नीचे जाते हुए स्टॉक में कभी ज़िंदगी में भी आपने रैंडम बाइंग नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, टेलीकार्ड, अब आपने आवरली चार्ट में जाना है और आवरली टाइम फ्रेम पे 65 की मूविंग RSI जिस कैंडल पे भी क्लोज हो रही हो तो टेलीकार्ड में आप बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक जा रहा है। इसी तरह सरल के अंदर भी ऐसे ही जा रहा है, सरल भी अच्छा स्टॉक जा रहा है। रैंडम बाइंग सरल में कर सकते हैं आप, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सरल भी बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है, ठीक है जी। इसकी भी मैं आपको देख के बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये नीचे इस वजह से है कि ये इसने 15% बोनस दिया है, तो इसलिए इसका थोड़ा चार्ट हिला हुआ है। तो लेकिन सरल बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें आप रैंडम बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद PSX है। PSX जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे चौथा दिन है नीचे जा रहा है। एक आज सिर्फ गिरा है। PSX भी बहुत अच्छा जा रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे आप इंतज़ार करेंगे और अभी इसकी RSI क्लोज हुई है 56। 65 की RSI जहाँ पे भी ऊपर जाके क्लोज हो तो आप उसको बाय कर सकते हैं। PSX को भी आप बाय कर सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। रैंडम देखें, स्टॉक डेली में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आवरली में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर आप रैंडम की तरफ जाएं। लेकिन जब स्टॉक आवरली में अंडर कंट्रोल है तो फिर आपको रैंडम जाने की जरूरत नहीं है। आप आवरली में जाएंगे तो आपको बहुत सिक्योर रहेंगे, आप बहुत सिक्योर रहेंगे। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है जी। बैंक ऑफ पंजाब डेली टाइम फ्रेम पे तीसरा या चौथा दिन है तकरीबन, थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है, बट आवरली के अंदर ये अभी डेली में तो भी काबू में नहीं आया, बट डेली में तो अभी काबू में नहीं आया, लेकिन आवरली में काबू में है।
तो आवरली में ही जब आपकी बाइंग ट्रिगर हो तब आप बाय करना है, अदरवाइज आपने वेट करना है। ठीक है, एक हाई रेट्स के ऊपर बाय करने से आप बच सकते हैं इस तरह। ठीक है जी, बैंक ऑफ पंजाब भी आपने आवरली पे ही बाय करना है। इसके अलावा एमसीबी है जी, एमसीबी भी अच्छा ट्रेड हो रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये अच्छे ट्रेंड में है और आवरली में ही इसको आप बाय करें तो बेहतर है। अभी फिलहाल आवरली में काबू में है, आवरली में अगर ऊपर जाता है तो तब आपने इसको बाय करना है। ठीक हो गया जी। ट्रीट की बात करें, ट्रीट भी अच्छा स्टॉक जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 2 दिन हो गए तकरीबन नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है इसका। आवरली में कंट्रोल में है, आवरली में अगर आपको मौका मिला तब आपने इसमें बाय करना है, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। मैं अच्छा के इलेक्ट्रिक की बात करें तो डेली में ये काबू में है, डेली टाइम फ्रेम पे ये 3 और 3 6 7वां दिन है जी, आज ये गिर रहा है मुसलसल। के इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक में लोग रैंडम बाइंग करते हैं, रैंडम बाइंग नहीं करनी, नीचे में जाते हुए स्टॉक में रैंडम बाइंग नहीं करनी भाई, अल्लाह का वास्ता है। वैसे ही अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वही बात है, तुक्के वाली बात है सर। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से टीकेटी में इसको आने दें, आपका पैसा भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। हो सकता है ये 2 महीने टीकेटी में ना आए तो आपके पैसे तो 2 महीने इन्वेस्ट होने से बच जाएंगे आपके। तो ये फायदा होता है कि टीकेटी का इंतजार करने में, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने लग जाएं स्टॉक को टीकेटी में आने में, तो आपका उस वक्त तक पैसा भी आपके हाथ में रहेगा और पैसा फंसेगा भी नहीं। ये सबसे बड़े फायदे होते हैं स्ट्रेटजी को फॉलो करने के। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम ठट्टा सीमेंट को तकते हैं, THCCL। तो THCCL भी जो है वो तीसरा चौथा दिन है, थोड़ा प्रेशर में है और 45 की मूविंग एवरेज ऊपर जाए और 60 की RSI से ऊपर जाए तभी आपने बाय करना है। इस दफ़ा ये गया था 102 रुपये 75 पैसे, अभी 72.49 पे है। अच्छा आइटम है, बट अभी थोड़ा इंतज़ार कर लें, टीकेटी में जाए डेली टाइम फ्रेम पे तभी आपने इसको बाय करना है। तो आज वीकेंड है सर, और आपने ये फैसला करना है कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या मीडियम टर्म ट्रेड करना है। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए 5 7 8% लॉस हो रहा है, निकल जाएं उसके अंदर से, क्योंकि आपने लिया ही शॉर्ट टर्म के लिए था। शॉर्ट टर्म का मतलब यही होता है भाई कि अगर आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और आप निकल जाएंगे उसके अंदर से। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो लॉन्ग टर्म का मेरी किताब में 100% प्रॉफिट होना चाहिए भाई। आपको कोई चीज़ 100 की लिए 200 से कंपनी बेच लें, ये बात ध्यान में रखें। अगर इस बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रही, 100% प्रॉफिट कैसे हो सकता है। मैं आपको स्टॉक निकाल के दूंगा कि भाई कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 400%, 500%, 600%, 1000% तक भी स्टॉक जो हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और वीकेंड है, मैं आपको हर दफ़ा ये कहता हूँ कि अपनी कैटेगरी को डिफ़ाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तमाम कैटेगरीज में खेलना हर बंदे के बस का काम नहीं है। प्रॉफिट नहीं बना पा रहे आप तो फिर अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो तमाम कैटेगरीज में खेलने कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो किसी न किसी एक कैटेगरी को आपको पकड़ना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।